प्राकृत संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो देखिए, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को n से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, कैपिटल N बराबर हम लिख सकते हैं मझले कोष्ठक के अंदर 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक या आदि। इन्हें धन पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। यह प्राकृतिक संख्या की हम दूसरी परिभाषा ले सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है आपकी? 1 है। अब देखिए, दूसरा नंबर है आपका पूर्ण संख्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन ले रहे हैं कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर W से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, W बराबर हम क्या ले सकते हैं? 0 मझले कोष्ठक में 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो देखिए, अब इसमें W आपका 8 हो गया। और यदि हम 0 देखें, 0 के बाद क्या है? 1 2 3 4 हैं, सब ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम W बराबर मझले कोष्ठक में क्या लिखते हैं? 0 1 2 3। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या हुई? 0 हुई। अब देखिए, पूर्णांक ले रहे हैं। तो पूर्णांक, जैसे इसमें लिखा है, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला धन पूर्णांक है, दूसरा ऋण पूर्णांक है। इसके अलावा भी एक पूर्णांक होता है जिसे हम शून्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो कहीं कहीं पूर्णांक को हम दो प्रकार कहते हैं, और कहीं कहीं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक आपका शून्य पूर्णांक होता है। तो देखिए, धन पूर्णांक हम किसे कहते हैं? देखिए, इधर ध्यान दीजिए। तो देखिए, जो आपकी जितनी धनात्मक संख्याएं, जैसे +1 +2 +3 +4 इत्यादि धन पूर्णांक कहलाते हैं। इनकी संख्या अपरिमित होती है। देखिए, ऋण पूर्णांक देखें। अब देखिए, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य मिलकर एक संग्रह बनाते हैं। इस संग्रह को हम पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसे प्रतीक Z से व्यक्त किया जाता है। देखिए, Z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यह हम जानते हैं। देखिए, पूर्णांक का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर I से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कहीं कहीं हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं और कहीं कहीं I से प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर से पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य से बाईं ओर के पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। यदि हम संख्या रेखा का अवलोकन करें तो शून्य के दाईं ओर से पूर्णांक कितने हैं? धन पूर्णांक, और शून्य के बाईं ओर के पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए, अब ऋण पूर्णांक की परिभाषा ले रहे हैं, जिसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इत्यादि ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इनकी संख्या अपरिमित होती है। जैसे धन पूर्णांक की संख्या अपरिमित होती है, वैसे आपकी ऋण पूर्णांक की संख्या अपरिमित होती है। तो अब देखिए, अब यदि हम पूर्णांक को परिभाषा लें तो पूर्णांक की परिभाषा हम इस प्रकार भी ले सकते हैं कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर I या Z से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अब हम वास्तविक संख्या ले रहे हैं, जिसका अंग्रेजी में नाम क्या है? रियल नंबर्स। वास्तव में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इसमें आपकी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। अर्थात जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, इसकी परिभाषा ले रहे हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर R से व्यक्त करते हैं।
तो देखिए जैसे r बराबर हम ले सकते हैं मझले कोष्ठक में 1 2 3 डॉट डॉट √2 √3 डॉट डॉट आदि। अब यहाँ 1 2 3 क्या है आपका, आप जानते हैं कैसी संख्या है आपकी, परमेय संख्याएं हैं, और √2 √3 क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं। अब ये दोनों संख्याएं मिल गई तो ये आपकी कैसी संख्याएं बन गई, रियल नंबर्स बन गई, अर्थात वास्तविक संख्याएं बन गई। तो देखिए वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्याएं किनसे मिलकर बनती हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याओं में क्या होता है, परिमेय संख्याएं भी आपकी दो प्रकार की हैं, एक भिन्न के रूप में होती हैं, एक पूर्णांक के रूप में होती हैं। और आपके पूर्णांक कितने प्रकार के भी बताए हमने, 3 प्रकार के बताए हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो इस प्रकार ये वास्तविक संख्याओं का परिवार होता है। अब देखिए अगले नंबर में 5वां संख्या रेखा। तो देखिए परीक्षा में आ जाए कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो एक ऐसी रेखा मान लेंगे L है जो दोनों ओर अपरिमित होती है तथा अनंत की ओर निरंतर बढ़ती है, संख्या रेखा कहलाती है। तो देखिए हम संख्या रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए हमने 0 के ऋणात्मक संख्याएं ली, बाईं ओर -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब इसकी ओर दाईं ओर प्लस की संख्या ली 1 2 3 और डॉट डॉट, ये आपकी संख्या रेखा होती है। अब देखिए 6वां नंबर आप ले रहे हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है रेशनल नंबर्स। तो वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P, Q दो पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आपकी परिमेय संख्याएं क्या हैं कि वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां PQ बिलोंगिंग टू इंटीजर तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए अब इसके हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे सभी पूर्णांक तथा 4/5 12/7 √25, ये सभी आपकी क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। तो √25 का 5 आ सकता है, 22/7 हो गए जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, 4/5 है, सभी पूर्णांक हैं। अब देखिए हम आपका अगला ले रहे हैं अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं इनरेशनल नंबर। वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां PQ क्या है, आपका पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए उदाहरण ले रहे हैं, जैसे पाई हो गया, √2 का √5, 0.101110 आदि, इस तरह की असंख्य संख्याएं होंगी। अब देखिए 8वां नंबर आपका सम संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम इवन नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को ई से व्यक्त करते हैं। तो देखिए जैसे हम लिख सकते हैं ई बराबर मझले कोष्ठक के अंदर 0 2 4 6 8 आदि। देखिए अब आगे हम ले रहे हैं विषम संख्याएं। तो वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ओ से व्यक्त करते हैं। देखिए अब हम ले रहे हैं, जैसे उदाहरण लें तो ओ आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो ओ बराबर लिख सकते हैं मझले कोष्ठक में 1 3 5 7 इत्यादि। देखिए अब हम अगला नंबर ले रहे हैं अभाज्य संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं।
वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर से जानते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याओं के उदाहरण लें तो इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर P से प्रदर्शित किया जाता है। तो P बराबर आपकी अभाज्य संख्याएं कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो इस तरह की ये संख्याएं आपकी कौन सी हैं? प्राइम नंबर हैं। देखिए सब अब जैसे हम देखिए नोट बता रहे हैं आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। हम 1 नहीं ले सकते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 1 न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। अब देखिए भाज्य संख्याएं ले रहे हैं, तो देखिए भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21। तो इस तरह की संख्याएं हैं जो स्वयं से भी विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी से भी अन्य से। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए जो हमने अभी बताया था नोट में कि संख्या 1 न तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। देखिए अब अगला नंबर, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। ऐसी दो संख्याएं जिनके कोई भी गुणनखंड समान न हो, अर्थात जिनका मासा 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए उदाहरण ले रहे हैं 2, 3, 8, 35 आदि। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। देखिए संयुक्त संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे कहते हैं? एक से बड़ी वो है प्रत्येक संख्या जो भाज्य नहीं होती है, अर्थात जिनके एक तथा स्वयं के अतिरिक्त गुणनखंड संभव होते हैं, संयुक्त संख्या कहलाती है। देखिए उदाहरण ले रहे हैं जैसे 4, 6, 8, 9 आदि। देखिए शांत दशमलव किसे कहते हैं? अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो देखिए जिन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं उन्हें शांत दशमलव कहते हैं, अर्थात जिनका यदि भाग दें तो पूर्णतः भाग चला जाता है। तो ऐसी संख्याएं शांत दशमलव कहलाती हैं। जैसे देखिए 3/8 ले रहे हैं तो 8 का भाग जब 3 में देंगे तो ये आपका 0.375 भाग पूर्णतः चला गया, अर्थात ये आपका कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है, शांत दशमलव है। अब देखिए अगला, अनवासानी या अशांत आवर्ती दशमलव। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए जिन परमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार अशांत होता है, अर्थात भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अनवासानी अर्थात आवर्ती दशमलव या अशांत दशमलव कहलाते हैं। जैसे देखिए इनके उदाहरण ले सकते हैं हम। देखिए इसका पहला उदाहरण है 1/3। अब देखिए 3 का भाग यदि 1 में देते हैं तो क्या आएगा? 0.33 ... अर्थात 0.3 का बार। इसी प्रकार 1/7 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 0.142857142857 ... ऐसे हम बार के रूप में ले सकते हैं 0.142857 बार। तो देखिए स्मरणीय बिंदु में चिन्ह या डैश उन अंकों पर लगाया जाता है जिनके अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे हम 1/3 को हम क्या ले सकते हैं? 1/3 बराबर 0.333 या 0.3 का बार। तो देखिए इससे संबंधित अब हम
कुछ सूत्र ले रहे हैं। कह रहा है अगला नंबर कि ए बी दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक और परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो अर्थात a प्लस बी बटे 2, जहाँ a ग्रेटर देन a प्लस बी बटे 2 ग्रेटर देन b, अर्थात a से बड़ा होगा a प्लस बी बटे 2 और a प्लस बी बटे 2 से बड़ा होगा b। देखिए अगला नंबर, a b दो परिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए देखिए हम फार्मूला क्या प्राप्त करेंगे कि दोनों संख्याओं को अंडर रूट के अंदर गुणा कर देंगे, अर्थात अंडर रूट ए बी कर देंगे। जो भी संख्याएं आपकी निकालनी है, जैसे 2 और 3 का निकालना है आपके बीच की एक परिमेय संख्या, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, तो 2 3 6, अंडर रूट 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी कंडीशन क्या होगी कि a ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी ग्रेटर देन बी। देखिए अगला देख रहे हैं नंबर कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं a तथा b के लिए निम्न सर्वसामिकाएं हैं। देखिए यदि धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो उसके लिए यदि हम सर्वसामिकाएं लें तो देखिए पहली सर्वसामिका, तो देखिए अंडर रूट ए बी, तो यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर है अंडर रूट ए बटे बी, तो हम इसे लिखना चाहें अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी लिख सकते हैं। ये देखिए आपके फार्मूले के जब भी आपके करने के सवाल आएंगे, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ये आपकी क्या है, देखिए अगला नंबर दिए एक कोष्टक में a प्लस अंडर रूट बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस अंडर रूट बी। तो हम इसमें देखिए जोड़ा है एक बार घटा है, तो पहले का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b। चौथा है आपका नंबर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी। तो देखिए एक बार जुड़ा एक बार घटा है, तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो अंडर रूट a का स्क्वायर क्या होता है, a होता है, और अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, b हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या आ जाएगा, a माइनस बी। देखिए अगला फार्मूला ले रहे हैं कि यदि आपको अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी का वर्ग करना हो, तो पहले अंडर रूट a का वर्ग a आ गया, अंडर रूट बी का वर्ग b आ गया, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, अर्थात 2 पोस्ट अंडर रूट ए बी। छठवां नंबर है यदि यही माइनस के रूप में दे दें अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का वर्ग, तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ए का वर्ग प्लस अंडर रूट बी का वर्ग माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। या हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। तो देखिए आपका यदि परिमेयीकरण करना है तो 1 बटे अंडर रूट ए प्लस बी के हर का परिमेयीकरण करने के लिए हर व अंश में अंडर रूट ए माइनस बी से गुणा करते हैं, अर्थात जो भी आपका हर है उसको विपरीत चिन्ह लेके, जैसे प्लस में था तो माइनस चिन्ह लेके अंश तथा हर में गुणा करते हैं। यही इसका परिमेयीकरण होता है। देखिए अगला नंबर कह रहा है यदि आपका कोई भी संख्या p बटे q में है, यदि कंडीशन q 2 की घाते m गुणे 5 घाते के n के निरूपित करे, तो p बटे q सदैव ही क्या होंगे, शांत दशमलव होता है, जहाँ m n क्या है आपको बिलोंगिंग टू है पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए अब घातांकी सूत्र ले रहे हैं, क्योंकि अब देखिए इसमें घातांक से संबंधित आपके सवाल आ रहे हैं संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में, तो हमें इससे संबंधित सवाल है। देखिए पहला नंबर क्या है, यदि a की घाते m इंटू a की घाते n बराबर a की घाते m प्लस n, तो हम देखते हैं कि यदि आधार समान है तो घाते जुड़ जाती हैं, तो घाते जुड़ गई तो a की घाते m प्लस n। यदि अब घात के ऊपर घात है तो a की घाते m की घाते n, तो बराबर क्या हो जाएगा, a की घाते m n। देखिए अगला ले रहे हैं सूत्र, यदि यही भाग के रूप में दे दें a की घाते m
बटे ए की घात n, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की घात m माइनस n। चूँकि आधार समान है और भाग के रूप में दिए हैं तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। अब देखिए यदि घात समान है तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपके आधार है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की घात m इंटू बी की घात m बराबर ए बी की घात m हो जाएगा। देखिए अगला देख रहे हैं, यदि आपका ए की घात n है और इसे इन्वर्स के रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 बटे ए की घात माइनस n, या ए की घात माइनस n दिए हैं इन्वर्स के रूप में है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बटे ए की घात n। देखिए याद रखने योग्य बात यह है कि किसी द्विपद कर्णी का परिमेयीकरण गुणक उस कर्णी का संयुग्मी होता है। जैसे दिखा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का संयुग्मी क्या होगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होता है, प्लस का माइनस हो गया। और यदि माइनस का पूछे और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का संयुग्मी क्या होगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होता है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का संयुग्मी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होता है, और ए माइनस अंडर रूट बी का संयुग्मी क्या हो जाएगा, ए प्लस अंडर रूट बी। देखिए संख्या पद्धति की आपकी पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए शून्य का p बटे q रूप लें यदि तो क्या हो जाएगा 0 बटे 1, जब p बराबर तो 0 आ गया और q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए दूसरा प्रश्न इसी का ले रहे हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो चूंकि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है इसलिए 3 और 4 को 6 प्लस 1 बराबर 7 से गुणा और भाग की संख्या द्वारा हम p बटे q के रूप में लिखेंगे। देखिए तब 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 बटे 1 गुणे 7, तो 3 सत्ते 21 बटे 7 बराबर 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 7 बटे 1 गुणे 7, तो 7 चौको 28, 7 एकम 7, तो 28 बटे 7, अर्थात 21 बटे 7 और 28 बटे 7 आ गया। तो हम कह सकते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं होंगी, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो अतः हम लिख सकते हैं अभिष्ट परिमेय संख्याएं। तो अभिष्ट परिमेय संख्याएं क्या हो गई आपकी, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। ये आपकी 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं होंगे। देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं, तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसी तरह जैसे ऊपर किया वैसे नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं चाहिए तो 5 प्लस 1 अर्थात 6, 6 से दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में गुणा करने पर तो लिख सकते हैं 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, इसलिए हमें इसके अंश व हर को 5 प्लस 1 6 से गुणा करना चाहिए। तब 3 बटे 5 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6, तो 6 त्रिका 18, 5 छक्का 30, तो 18 बटे 30 हो गया। और 4 बटे 5 बराबर 4 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6, तो 4 छंग 24, 5 छक्का 24 बटे 30 हो गए। तो 18 बटे 30 और 24 बटे 30 के बीच में आपको कितनी संख्या चाहिए, 5 चाहिए, तो अर्थात 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और 23 बटे 30, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए अतः 18 बटे 30 और 24 बटे 30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं होंगी। तो देखिए क्या हो गया आपका, 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30, अर्थात 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 19 बटे 30। और देखिए 20 बटे 30 है तो 0 0 कट गया, 2 बटे 3, 21 बटे 30 है तो ये आपका 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 दहम 30, तो 7 बटे 10 हो गया। 22 बटे 30 2 से कटेगा तो 11 बटे 15 आ जाएगा। 23 बटे 30 नहीं कटेगा, 23 बटे 30, तो ये आपकी
5 परमेय संख्याएं हो गई, अर्थात 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं क्या हो गई? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। काटने पर क्या आया? 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। और हम ये भी जानते हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं? असंख्य परमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ये जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आपका ये प्रश्न क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका असत्य होगा, क्योंकि ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तीसरा नंबर, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है, क्योंकि 4/7 परमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए अगली प्रश्नावली ले रहे हैं आपकी। अगली प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 1.2। देखिए इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए पहली कह रहा है प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है, क्योंकि हम वास्तविक संख्याओं में परमेय तथा अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याएं लेते हैं। तो हम हाल में लिखेंगे कि सत्य है, क्योंकि परमेय अपरमेय संख्याओं के सहयोग से ही वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं, अतः प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखिए दूसरा आपका कथन क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए ये असत्य हो जाएगा। कारण क्या है? कि क्योंकि √-m एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं है, अथवा √-m एक वास्तविक संख्या भी नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा? कथन असत्य होगा। अतः संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जबकि m एक प्राकृतिक संख्या है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है, और हमने वास्तविक संख्या की परिभाषा के अनुसार, तो हम वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या जानते हैं कि इसमें परमेय तथा अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। तो परमेय संख्या कभी अपरमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि परमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं, दूसरा प्रश्न आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो क्या ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, अब देखिए हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ले रहे हैं। तो अब यदि हम 4 के पास जाते हैं तो इसका वर्गमूल करेंगे तो यह अपरमेय नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि ऐसी कई धनात्मक संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल अपरमेय नहीं है। जैसे अंडर रूट, जैसे 4 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं नहीं। √m एक अशांत दशमलव संख्या अथवा पूर्ण संख्या जहां m एक धन पूर्णांक है, अतः सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं। अतः सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं। हम लेके उदाहरण देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमने अंडर रूट आपका क्या ले लिया, अंडर रूट 49 ले, तो 49 को क्या लिख सकते हैं हम, 49 बराबर 7/1, जो एक परमेय संख्या है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण ले लीजिए, अंडर रूट 25 का 5 आ गया, तो 5/1 क्या है, परमेय संख्या है, और वो हमसे कह रहा है कि अपरमेय संख्या हो, इसलिए आपका उत्तर क्या है पद्धति की। अगली प्रश्नावली है 1.3। इसका पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए पहला प्रश्न दे रहा है 36/100, तो 100 का भाग यदि हम 36 में दें तो कितना आता है, 0.36। तो चूंकि इसका पूर्णतया भाग चला गया, अर्थात ये क्या हो जाएगा, आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है 1/11, अब इसका भाग दे रहे हैं हम 11 का 1 में, तो ये क्या आता है, 0.090909, तो बार बार 09 रिपीट हो रहा है, या हम इसको लिख सकते हैं 0.09 का बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, या अशांत अनुवासनीय दशमलव। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका तीसरा इसी का, 4 सही 1/8, तो 8 चौको 32, 1 33/8,
8 का भाग अब 33 में दे रहे हैं, तो भाग देने पर क्या आ रहा है 4.125, भाग पूर्णतः चला गया, अर्थात ये कैसा प्रसार होगा आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए चौथा दिए है 3/13। अब देखिए हम इसको भाग दे रहे हैं 13 में, तो ये आया 0.23061584615384, अर्थात 0.230 और 7615384 का क्या होता है पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए बार लगा दिया है। क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है कैसा हो जाएगा आपका अशांत दशमलव प्रसार या अशांत अनुवासनी दशमलव प्रसार। पांचवा कह रहा है 2/11। अब देखिए 11 का भाग 2 में देते हैं तो 0.181818 अर्थात 0.18 बार, क्योंकि 18 बार बार आ रहा है, तो ये आपका कैसा प्रसार हो जाएगा अशांत अनुवासनी दशमलव प्रसार, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। देखिए छठवां कह रहा है 329/400। तो अब 400 का भाग 329 में देते हैं तो आपका आता है 0.8225, जो कि पूर्णतया भाग चला गया, तो ये कैसा प्रसार हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब देखिए इसी का दूसरा प्रश्न, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। यदि हाँ तो कैसे, देखिए बता सकते हैं, बहुत आसान है। क्योंकि 2/7 निकालना है तो 2 हम बाहर ले लें तो 2 गुणे 1/7 कह सकते हैं। तो हाँ, तो 1/7 को हम क्या ले सकते हैं 0.142857 का बार दिए, चूंकि बात के रिपीट हो रहा है तो 2/7 निकालना है तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 0.142857 गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा आपका 0.285714। इसी प्रकार 3/7 निकाल सकते हैं, 3 गुणे 1/7, 3 गुणे 0.142857 गुणा करने पर क्या आएगा 0.428571। तो इस प्रकार 4/7 बराबर 4 गुणे 1/7। तो देखिए 1/7 का मान कितना है, तो 4 गुणे 0.142857। देखिए अब 4 का गुणा कर सकेंगे तो 7 चौको 28 की 8, 2 हासिल हुआ, 4 पंचे 20, 2 22 की 2, 2 हासिल हुआ, 8 चौको 32, तो 34 की 4, 3 हासिल हुआ, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 की 1, 1 हासिल हुआ, 4 चौको 16, 1 17 के 7, 1 हासिल हुआ, 4 1 कम 4 1 5, कितने अंक में दशमलव है 3, 3 6 6 अंक में लग जाएगा इस प्रकार। तो ये आपका 4/7 का मान कितना आ जाएगा 0.571428 बार। इसी प्रकार हम अगला निकालेंगे 5/7 का, तो 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, तो 5 1/7 का मान कितना है 0.142857, 5 का गुणा हो जाएगा, 7 पना 35 की 5, 3 हासिल हुआ, 5 पंचे 25, 3 28 की 8, 2 हासिल हुआ, 8 पंचे 40, 2 42 की 2, 4 हासिल हुआ, 5 दूनी 10, 4 14 की 4, 1 हासिल हुआ, 5 चौको 20, 1 21 की 1, 2 हासिल हुआ, 5 1 5 2 7, 0 से हो गया। तो ये कितना आ गया आपका 4 अंक में 2 2 4, तो 6 अंक में दशमलव लगा दी, 0.414285, ये 5/7 का मान हो गया। अब इसी प्रकार 6/7 का, तो इसमें 6 गुणे 1/7 अर्थात 1/7 का गुणा हो जाएगा, तो 6 गुणे 0.142857, तो गुणा करने पर क्या आ गया आपका 0.857142। इसी के देखिए भाग प्रक्रिया से हम 1/7 का मान निकाल सकते हैं। देखिए 7 भागे 10, तो कितनी बार गए 7 1 कम 7, 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लग गया, तो 0.1, 7 1 कम 7, 7 में 10 में 7 गए तो कितना आया 3 आया, 0 लगाया, 7 चौको 28 की 8, 4 बार गया, 2 बचा, 0 लगाया, तो 7 दूनी 14 की 4, 14, तो 20 में 14 गए 6, 0 लगाया, 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 60 से ज़्यादा न जाए, तो 8 6 56, 8 7 56, तो घटाइए तो ये आपका कितना बचा, 60 में 56 गए तो 4 बचा, 0, 7 पना 35, तो 40 में 35 गए, 5 बचा, 0, 7 7 49। तो देखिए पुनः 1 आ गया, तो ये रिपीटेशन हुआ,
तो इसी प्रकार हम भाव क्रिया से। अब देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है तीसरा कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए आपका पहला सवाल दिए है 0.6 बार। तो देखिए इन सवालों को हल करने के लिए विशेष ट्रिक है। तो देखिए सबसे प्रथम करते क्या है हम, जैसे दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं तो सर्वप्रथम इसे x बराबर मान लेंगे। तो 0.6 बार हुआ, दशमलव के बाद एक अंक है अर्थात दोनों पक्षों में देखिए कर रहे हैं। तो माना x बराबर 0.6 बार। तो x बराबर लिखना चाहें 6 बार का मतलब है 0. चाहे जितनी बार 6 लिख लें, 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, पहला समीकरण मान लिया। अब चूँकि दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है अर्थात दोनों पक्षों में समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो देखिए 10 से गुणा किया, देखिए हम कंडीशन लिखे दे रहे हैं चूँकि केवल एक ही अंक पर डैश चिन्ह है इसलिए हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। देखिए 10 से गुणा करने पर क्या हो गया, 10x बराबर 6.666। इसे समीकरण 2 हम माने ले रहे हैं। तो देखिए समीकरण, अब इसमें समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दें यदि, तो 10x में 1x गया तो कितना 9x बचेगा, और 6 में 0 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो देखिए x बराबर लिखना चाहें 6/9, तो डैट इम्प्लाई डैट x बराबर, तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो x बराबर 2/3 आ गया। इस प्रकार आपका आंसर क्या आ गया, x बराबर 2/3 आ गया। तो देखिए अगला सवाल आपका कह रहा है कि 0.47 बार। तो माना x बराबर 0.7 बार। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं x बराबर 0.47 बार है तो 7 का रिपीट होगा, 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, पहला समीकरण मान लिया। अब दोनों पक्षों में देखिए इसमें चूँकि एक अंक है दशमलव के बाद जिसमें बार नहीं लगा है अर्थात हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 10 का गुणा किया तो क्या होगा, 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट डॉट, दूसरा समीकरण मान लिया। अब इसमें ध्यान दें कि अब देखिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, चूँकि दशमलव के बाद 2 अंक है अर्थात हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, माने दोनों पक्षों में 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, 47.777 बार। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए जब समीकरण 3 मान लिया तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 100 में 10x गया तो कितना आ जाएगा, 90x, और 47 में 4 गया तो कितना आ गया, 43। 90x बराबर 43, तो x बराबर कितना हो गया, 43/90। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 बार का क्या हो जाएगा, 43/90। देखिए इसी का तीसरा प्रश्न ले रहे हैं, क्या कह रहा है, 0.001 का बार। तो हम मान सकते हैं, माना x बराबर 0.001 बार। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.001 001 001। चूँकि 3 अंकों की पुनरावृत्ति है, देखिए x बराबर हम इसे पहला समीकरण मानते हैं। तो अब देखिए चूँकि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा और दशमलव 3 अंक आगे चला जाएगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं 1000x बराबर 0.1.001 इसे हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। देखिए अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है। तो 1000x में 1x जाएगा तो 999x, और 001 में 0 जाएगा तो 1 आएगा। तो ये आपका 999x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/999। तो हम अतः लिख सकते हैं 0.001, यहाँ पे 1 होगा, 0 बराबर 1/999। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न ले रहे हैं, कह रहा है कि
प्रश्न 4, 0.099 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहपाठियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए कि ये आपका उत्तर सार्थक है या नहीं है। तो देखिए, मान सकते हैं x बराबर 0.999 डॉट डॉट, ये वास्तव में है क्या, 0.9 का बार है। देखिए ले रहे हैं, हमें दिया है कि 0.9999 डॉट डॉट डॉट, तो हम क्या ले सकते हैं 0.9 बार। तो मान ले, माना x बराबर 0.9999 डॉट डॉट, चाहे जितनी बार नोट लें, समीकरण 1 हो गया। अब चूंकि देखिए एक ही संख्या का रिपीट है, अर्थात दोनों पक्षों में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का गुणा। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखिए गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9 माइनस 99999 डॉट डॉट, दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या जाएगा आपका, 10x में 1x गया तो 9x, और 9 में 0 गया तो 9 आ गया। तो x बराबर 9/9 आया, तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब हमें चूंकि जांच करना था, क्या कह रहा था कि व्यक्त कर दिया। अब क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो देखिए अब हम देखते हैं हमारा उत्तर। जी हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q को दशमलव रूप में और दशमलव संख्या को पुनः P/Q के रूप में बदला जा सकता है। अब एक को आप 0.9 के रूप में व्यक्त करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, P/Q रूप में बदला जा सकता है, परंतु यहां पर परिमेय संख्या 1/1 को 0.999 डॉट डॉट रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो ये एक आश्चर्यचकित करने वाला आपको उत्तर आया है कि आपने दशमलव संख्या से P/Q के रूप में लिख दिया, पर P/Q को रूप को हम दशमलव रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए आगे अगला प्रश्न 5वां कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, अर्थात भाग देना है हमें। तो देखिए हम कह सकते हैं, जब हम 17 का 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए भाग दे के हम देखते हैं। तो 17 भागे 1 तो क्या आ जाएगा आपका 0.58823529411746745 डॉट डॉट, फिर रिपीट होगी संख्या। तो हम लिख सकते हैं बराबर 0.0588235294117467 का बार। चूंकि जब भाग दिया जाता है तो पुनः वो संख्या रिपीट होगी फिर इसके बाद। तो अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, 16 होगी। 17 भागे 1, तो देखिए भाग तो नहीं जाएगा, तो 0 दशमलव लगा दिए तो 1 0 बढ़ गया, और फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव के बाद भी 1 हमें 0 लिखना पड़ा, तो ये 100 हो गया। तो 17 का भाग अब 100 में दे रहे हैं, तो 17 पना 85 के 5, तो देखिए 17 पना 85 लिखा, 5 बार गया, तो 100 में 85 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 150 आ गया, 15 आया और 0 बढ़ा लिया। अब 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 150 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 अट्ठे 136। अब घटाएंगे आपको, तो 10 में 6 गए 4, और 4 में 3 गया 1, 14 आया, 1 0 का उतारा लिया, तो देखिए फिर 8 बार ही जाएगा, तो 17 अट्ठे 136। अब 10 में 6 गए 4 आया, 0 उतारा लिया। अब देखिए 17 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 17 का पहाड़ा अब आपका 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, तो घटा दीजिए, तो 40 में 34 जाता है 6, 0 का उतारा लिया। अब देखिए 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 60 से ज़्यादा ना जाए, तो हम कितनी बार ले रहे हैं, 3 बार लेंगे, 17 तिया 51, घटाइए तो ये आपका 9 90 हो गया। अब देखिए 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 90 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 पना 85, तो देखिए अब 10 में 5 गए 5 आया, तो 50 हो गया। 17 का पहाड़ा पढ़िए 50 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 34 2 बार गया, तो देखिए 2 बार ले लिया हमने। अब इसे घटा दिया,
तो 10 में 4 गए 6 आया, और 4 में 3 गए 1 आया 60, 160 हो गया, जीरो उतारा ले लिया। अब देखिए 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 नहीं है 153, तो 10 में 3 गया 7 आया, जीरो उतारा लिया। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 17 17 34, 17 3 क्या हो, 17 चौको 8, 17 पाना 85 होता है, तो 4 बार जाएगा, 17 चौको 68। अब इससे 10 में 8 गए तो कितना आ गया 2, जीरो उतारा लिया। 17 का पहाड़ा पड़े, 17 एकम 17, एक बार गया, घटाएंगे 3 आया। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 34, तो 2 बार जा नहीं रहा तो एक बार देना पड़ेगा, 17 एकम 17, घटाने पर क्या आया 13, 130। तो देखिए 130 आया। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए कि तो 17 119 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 सत्ते 119 होता है। तो देखिए 17 सत्ते 119, घटाया तो 10 में 9 गए तो 1 आया, और 2 में 1 गया, 1 आया, 110 हुआ। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 छक्के 102, घटाइए तो ये 8 आया, जीरो हुआ। 17 चौको 68, फिर घटाइए तो 10 में 8 गए 2 आया, 1 आया, अब 120 हो गया। 17 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 17 सत्ते 119 होता है, घटाने पर 1 आ गया। देखिए 17 सत्ते लास्ट में 7 बार गया। अब देखिए पुनः आपको 100 प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो गया, तब ये भाग क्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से शेषफल पुनरावृत्ति है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 1/17 बराबर 0.88235294117647। अब देखिए इसी का अगला सवाल लेंगे। तो देखिए अगला सवाल कह रहा है कि P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ PQ पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार कि आप यह अनुमान लग सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। तो हमें हर का गुण देखना है, अर्थात Q का। तो देखिए हम संख्याएं आपको ले रहे हैं, माना शांत दशमलव निरूपण कुछ परमेय संख्याओं का उदाहरण निम्न है। तो सबसे पहले आप देख रहिए 3/5 लिया, तो 5 का भाग 3 में देते हैं, तो भाग नहीं जाएगा तो 0 दशमलव लिख दिया, और 5 छक्का 30। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3/5 गुणे 1 अर्थात 0.6। तो इसका कौन सा गुण है कि ये आपका 5 की घाते m के रूप का बन रहा है। 7/20 ले रहे हैं, तो भाग देने पर अब जब भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा तो 0 दशमलव लग गया, 0 लगाया, 20 या 60, 3 आया, 10 उठा, 20 पंचे 100, तो 0.35 लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर गुणे 5, तो ये किस रूप को लिख रहा है, यह आपका 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है। तीसरा उदाहरण इसका लेते हैं 12/125, तो 104, इसे लिखना चाहें तो चूंकि 125 5 का घन होता है तो 13/5 की घाते 3 बराबर 0.104, अर्थात ये 5 की घाते n के रूप का बन रहा है। तो इन उदाहरणों में हमें Q के इस गुण का पता लगता है कि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात 5 के घात या 2 और 5 दोनों के घात शांत दशमलव परमेय संख्या में अवश्य होंगे, अर्थात Q बराबर 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप का होगा। तो देखिए ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनुवासनीय आवर्ती होते हैं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अर्थात हमें अपरमेय संख्याएं लिखनी है, अतः 3 अपरमेय संख्याएं निम्न है, √2 लिख सकते हैं, √3, √5 आदि। अथवा दूसरी रूप में लिखना है आपको तो लिख सकते हैं 0.0100100001 डॉट डॉट, इसी प्रकार लिख सकते हैं। दूसरी संख्या 0.50240024000024 डॉट 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 0. तीसरी संख्या लिखेंगे 0.003 000300003
डॉट डॉट डॉट। अर्थात इसमें क्या होता है कि हर संख्या के बाद जैसे जीरो की संख्याएं बढ़ रही हैं तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं अशांत। तो ये देखिए 3 आपकी अशांत दशमलव प्रसार की हो गई। अब देखिए 8वां सवाल इसका कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 7 का भाग दे दें 5 में, जो संख्या आएगी, और 11 का भाग 9 में दे देंगे। तो देखिए 0.71 तो भाग देने पर आ गया, और इसी प्रकार 9/11 का भाग देंगे तो 0.81 आ जाए। के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखिए हम पहली अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं 0.72 डॉट डॉट। इसी प्रकार दूसरी संख्या लिखेंगे तो 0.7500 डॉट डॉट। इसी प्रकार तीसरी संख्या लिखते हैं 0.7800 7800 फिर इस प्रकार 40 डॉट डॉट डॉट। तो जो कि 5/7 बराबर 0.71 से बड़ी तथा 9/11 बराबर 0.81 से छोटी है। तो देखिए अब हम ले रहे हैं 9वां प्रश्न। आपका क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन संख्याएं परिमेय है और कौन अपरिमेय है। देखिए √23 है तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता तथा इसका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावृत्ति है। देखिए दूसरा दिया है √225। 225 क्या होता है? 15 होता है वर्गमूल। ये आपकी परिमेय संख्या है क्योंकि 15 को हम 15/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा दिया है 0.3796। तो दशमलव हटाया तो 1 के आगे 4 जीरो बढ़ गए। तो ये आपकी परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चौथा दिया है आपका 7.478478 डॉट डॉट डॉट। अब इसका पता नहीं कितनी संख्याएं लिखी जा सके तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय, क्योंकि अशांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं।